प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 11 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग चौथे लेसन के न्यूमेरिकल्स लगा रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोग 12 न्यूमेरिकलों को ख़त्म कर चुके हैं। अब हम उसी के आगे चलते हैं और देखते हैं 13वां न्यूमेरिकल। देखिए बेटा, जितने भी अब न्यूमेरिकल बचे हुए हैं सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा टफ हैं, मतलब तुम लोगों के लगाने की बस की बात नहीं है। तो यहाँ देखिए, प्रत्येक बच्चा वीडियो देखेगा फिर लगाएगा, नहीं तो उसको कोई भी सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि प्रत्येक सवाल टफ सवाल है। तो देखिए, जैसे ये 13वें नंबर का सवाल है, ज़्यादा बड़ा है इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से। कह रहा है किसी प्रेक्षण बिंदु से जो पृथ्वी के तल से h ऊंचाई पर है, एक वस्तु एक नियत वेग से ऊपर की दिशा में फेंकी जाती है और वह 9 सेकंड के बाद पृथ्वी पर टकराती है। ऊपर की दिशा में उसको फेंकना है और 9 सेकंड के बाद वह पृथ्वी से टकराती है। फिर कह रहा है यदि उसी वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा में, यदि उसी वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा में उतने ही वेग से वस्तु फेंकी जाती है तो वह 4 सेकंड के बाद पृथ्वी में टकराती है। तो हमने गणना करनी है हमें कि वस्तु को यदि स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ दिया जाएगा तो वह कितने समय पश्चात पृथ्वी से टकराएगी। क्लियर? तो हमें ये बताना है कि यदि उसको स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ दिया जाए तो कितने समय के बाद वह पृथ्वी से टकराएगी। तो देखिए बेटा, इसका एक तो बेसिक मेथड सीखेंगे हम लोग, एक सीखेंगे ट्रिकी मेथड। ठीक है, जब इस तरह की घटनाएं हो रही हों, उतने ही वेग से नीचे की ओर फेंकी जाए, उतने ही वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाए, तो स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ने में उसको कितना समय लगेगा, इसके लिए हम एक ट्रिक भी देखेंगे और सवाल भी लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं अगला। मैंने क्या बोला, एक वस्तु है, वो h मीटर ऊंची एक मीनार है, उस पर एक वेग से ऐसे छोड़ी जाती है और ये छोड़ने के बाद ये ऐसे आती है और 9 सेकंड के बाद, ठीक है, एक मीनार की ऊंचाई से छोड़ी जाती है। सॉरी बेटा, कहाँ से छोड़ी जाती है? ऊपर से। तो यहाँ से एक वस्तु ऐसे लगा के मैंने छोड़ी और ये आई नीचे। कितने सेकंड लगते हैं इसको? 9 सेकंड लगते हैं। फिर उसने एक डायरेक्ट ऐसे छोड़ी तो उसको लगते हैं 4 सेकंड। तो मुझे बताना है कि यदि मैं उसको स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ दूं तो मुझे कितना समय लगेगा, अर्थात t बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, h ऊंची एक मीनार है, ऊपर से पहले फेंकते हैं तो वो 9 सेकंड के बाद आती है ज़मीन में, और डायरेक्ट नीचे उसी वेग से फेंकते हैं तो वह 4 सेकंड बाद आती है। और यदि उसको स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ देंगे तो वो कितने वेग से ज़मीन पर आएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, लगाते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले लगते हैं जब वस्तु कहाँ की ओर? ऊपर की ओर फेंकी जाए, ऊपर की ओर फेंकी जाए। तो ऊपर की ओर फेंकी जाएगी तो बेटा एक बात बताइए, समय कितना लग रहा है? 9 सेकंड लग रहा है भाई, लग रहा है ना। अब वो दूरी कितनी तय करेगा? देखिए, प्रारंभिक स्थिति कितनी है? h पे, अंतिम स्थिति कहाँ ज़मीन पे आती है? 0। तो जो उसका विस्थापन होगा, विस्थापन हम लोग जानते हैं अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति 0 है, प्रारंभिक स्थिति h ऊंचाई पर, कितना आ गया? -h। क्लियर? ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, जो g होगा वो काय में होगा? ऋणात्मक होगा। ये भी जानते हैं आप सभी लोग। तो चलिए एक फॉर्मूला लगाते हैं, s बराबर ut प्लस 1/2 GT²। चलिए सबकी वैल्यू रखते हैं। s की कितनी दी है? -h। u मुझे पता नहीं है, ये मेरे पास 9 सेकंड है और ये 1/2 है, और ये g मेरे पास माइनस का, इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा, और t यहाँ पे 9 है इसलिए 9 का स्क्वायर आ जाएगा। तो -h बराबर 9u और माइनस का 81/2 g।
अब चलिए यदि मैं g की वैल्यू रख दूं तो क्या आता है, या g का मान ना रखिए, आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, बाद में जो आंसर आएगा उससे निकालेंगे। इसको मान लो समीकरण 1। क्लियर। अब आते हैं जब वस्तु नीचे की ओर फेंकी जाती है। कब? जब वस्तु नीचे की ओर फेंकी जाए, नीचे की ओर फेंकी जाए। जब नीचे की ओर फेंकी जाएगी तो जाहिर सी बात है वो ओनली ऑन कितनी दूरी तय करेगी, h। तो क्या आ गया, s बराबर h के है, गुरुत्व के अधीन करेगी, g आएगा पॉजिटिव। क्लियर। और समय t लग रहा है बेटा 4 सेकंड। फिर लगाइए एक फार्मूला, क्या आएगा, s बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से यदि मैं सॉल्व करूँ तो h है, u ये 4 है, और यहाँ से मेरे पास कितना है 1/2 जी इंटू टी कितना है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आएगा बेटा 4 का स्क्वायर, 16 में से 2 का भाग देंगे तो h बराबर मेरे पास आ गया 4u और प्लस का 8g। क्लियर। 4u प्लस का 8g। ये देखो समीकरण 2। समीकरण 2 में यदि मैं h का मान सीधा यहाँ रख दूँ तो मेरे पास u आराम से आ सकता है। तो चलिए रखते हैं समीकरण 2 में किसका मान, h का मान। तो लिखते हैं समीकरण 1 में h का मान रखने पर, तो चलिए रख देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ये मान, यहाँ पे लौटाइए, माइनस का 4u माइनस का 8g बराबर में प्लस का 9u और माइनस का 81/2g। क्लियर। तो चलिए इससे हम u निकाल लेते हैं। कितना आएगा, 4u उस साइड आएगा, 81/2 इस साइड आएगा, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 9 और 4 ऐसे पहुंचा लो, माइनस का 8g और प्लस का 81/2g बराबर में 9u और प्लस का 4u। इसका सॉल्यूशन कीजिए, लासा आया मेरे पास 2, 8 दूनी 16g और प्लस का 81g बराबर में 13u। क्लियर। चलो इसको सॉल्यूशन करते हैं, घटाएंगे तो मुझे मिलेगा 65g अपॉन में 2 बराबर में 13u। क्लियर। 13 पना 65, तो u आ गया मेरे पास 5g/2। u आ चुका है, h की ज़रूरत है, यहाँ रख सकते हैं आराम से, रखिए। तो h का मान कितना आ जाएगा, कितना है 4u प्लस का 8g। 4u की वैल्यू 5g/2 और प्लस का 8g, 2 से काटा 10 और 8 18, तो h आ गया 18g। क्लियर। h कितना आया मेरे पास 18g। अब मुझे स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ना है और फिर समय निकालना है। स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने पर, तो स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं तो गुरुत्व के अधीन क्या बनता है, h बराबर 1/2 जी टी स्क्वायर। इस t की गणना करनी है। h का मान 18g बराबर 1/2 जी टी स्क्वायर। जी से जी कैंसल, 18 दूनी 36, टी स्क्वायर बराबर 36, तो t बराबर 6 सेकंड। देखिए बेटा प्रत्येक सवाल इसी तरह का टफ ही सवाल है, जटिल सवाल है, तो आप लोगों को अच्छे से समझना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। ठीक है। ये मैंने माइनस के इसके लिए लिया क्योंकि अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। क्लियर। क्लियर हो गया ना। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं अगला। चलिए बेटा अगला सवाल देखते हैं। जो इसका अगला है, गैस से भरा एक गुब्बारा। इसके लिए तो मैं नीचे संकेत दिया गया है तो उससे लगा लेना, ठीक है। फिर भी ना समझ में आए तो मुझे बता देना, मैं लगा दूंगा, ठीक है। इसका अगला देखिए, प्रक्षेपण मिशन पर भेजा जाने वाला एक रॉकेट, मतलब कहीं पे युद्ध हो रहा था, वहाँ पे एक रॉकेट को भेजा जाता है। वह अपनी गति के प्रथम मिनट में, जिसमें वह ईंधन का प्रयोग करता है, 20 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से ऊपर की ओर उठता जाता है। उसके बाद कह रहा है इस समय अर्थात 1 मिनट के बाद
उसका ईंधन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और वह जड़त्व के कारण गुरुत्व के अधीन उसी दिशा में आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो हमें गणना करना है कि जो रॉकेट है वो अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगा, और यह भी बताना है कि पृथ्वी तक गिरने पर वो उसको कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये जो इसके आंसर से दिए हुए हैं ये मेरे ख्याल से गलत हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आते हैं इनके आंसर। ठीक है, एक रॉकेट था, ये सपोज कर लो एक रॉकेट है, ठीक, ये जा रहा है ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। ठीक है, जब इसके पास ईंधन है, ईंधन था, मान लो वो यहाँ तक गया, अब इसके बाद यहाँ के बाद इसका ईंधन हो गया ख़त्म। ईंधन जब ख़त्म हुआ तो ये थोड़ी और वेग से चलेगा आगे, क्योंकि जड़त्व कहता है कि अपनी स्थिति बनाए रखो। ये आपने 9 में पढ़ा होगा कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति बनाए रखती है। तो यहाँ तक गया वो जब तक उसके पास ईंधन था, इसके बाद वो जड़त्व के कारण यहाँ तक और गया, अब यहाँ के बाद उसका जड़त्व का भी ख़त्म हो गया, तो वो अब नीचे आया, सीधा नीचे आया। क्लियर? तो ये एक रॉकेट था 20 मीटर, तो जब ये 20 मीटर की प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर गतिशील है, तो त्वरण कितना है, सवाल ने दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये गुरुत्वीय त्वरण जी है, तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये नीचे की ओर जा रहा है। यदि मैं पूछूं कि नेट त्वरण जब ये ऊपर की ओर उठ रहा है कितना लग रहा है, तो चलिए देखते हैं कितना लगता है। ठीक है, नेट त्वरण की बात की जाए तो 20 से ये जा रहा है और 10 अधीन है, अर्थात 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसको त्वरण लगेगा नेट। ठीक है, जब ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये मेरे पास त्वरण आ गया। समय इसको कितना लग रहा है, टी इसको समय लग रहा है, अर्थात टी का मतलब 1 मिनट लग रहा है। 1 मिनट का मतलब कितने सेकंड, 60 सेकंड का इसको समय लग रहा है। क्लियर? इसके बाद इसका जो प्रारंभिक वेग है u, क्योंकि शुरुआत में तो वो स्थिर अवस्था में होगा ना, तो स्थिर अवस्था में प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0। अब ये हमें ज्ञात करना है कि ये ऊपर की ओर कितने वेग से उठा है। तो पहले तो वेग निकाल लो, v बराबर क्या होता है, u + at। यहाँ पे a का काम क्या करेगा, 10, तो v मुझे निकालना है, u 0 है, a 10 है और ये 60 है। कितना आ गया, 600 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जो ऊपर जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे इसका ईंधन हो गया समाप्त। क्या हो गया, यहाँ पर इसका ईंधन हो गया समाप्त। तो पहले तो हम यहाँ तक की दूरी निकाल लेंगे, इसने कितनी चली, फिर आगे की दूरी निकाल लेंगे, इसने कितनी चली। तो चलिए देखते हैं ये टोटल कितनी दूरी चलेगा। यहाँ तक की कितनी आई इसकी दूरी, देखते हैं। ईंधन होने पर दूरी कितनी आएगी, s बराबर ut + 1/2 GT²। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए u हमारे पास 0 है, तो 1/2, g हमारे पास 10 है और t 1 मिनट अर्थात 60 × 60। तो यहाँ से यदि मैं काटूँ तो कितना आ जाएगा, s बराबर 18 दूनी 36। ठीक है, कितना आएगा बेटा, 18,000 आएगा, 1000 आएगा, क्योंकि 5 दूनी 10 हो जाएगा। 18, यहाँ पे रुक जाओ, कैलकुलेशन कर सकते, 36,000 में 2 का भाग देंगे, सही है। कितनी आएगी, 18,000 दूरी तो उसने मीटर, 18,000 मीटर दूरी तो उसने कहाँ तक, यहीं तक तय कर ली। अभी ये और ऊंचा उठेगा, इतना उठेगा ना, इतना, तो यहाँ तक जो इसका वेग है वो तो इसी वेग से जाएगा। ठीक है, और त्वरण कितने से जाएगा, यहाँ तक तो इसकी ताकत खुद की लग रही थी, अब गुरुत्वीय त्वरण के अधीन, अर्थात यहाँ नीचे की ओर ओनली जी लग रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ देखिए अब क्या होगा, ईंधन खत्म होने के बाद, ईंधन खत्म
होने के बाद, ईंधन ख़त्म होने के बाद इसका हम पहले निकालते हैं समय, या फिर सीधा निकाल सकते हैं दूरी कितनी आ जाएगी, क्योंकि हमें टोटल बेटा समय भी निकालना है। तो चलिए समय पहले निकाल लेते हैं। समय बराबर तो आएगा b, इस वेग से जाएगा, u था 0 और यहाँ पे देखिए गुरुत्व के अधीन अब जाएगा तो gt, तो v कितना है मेरे पास 600, u 0 है और ये 10 है, क्योंकि 10 अब ये माइनस का इसलिए लिया बेटा क्योंकि अब यहाँ तक तो इसका त्वरण लग रहा था, इसके बाद किसका लगने लगा, g का। तो चलिए t बराबर कितना आ गया 60 सेकेंड, 60 सेकेंड यहाँ तक लगा, ठीक है, यहाँ तक इसको 60 सेकेंड लगा, यहाँ तक इसको 60 सेकेंड लगा। टोटल समय देखिए अभी 2 मिनट आ गया, अभी ये नीचे और आएगा तो उसका समय और जोड़ा जाएगा। तो ये 60, ये 18। अब निकालिए दूरी, अब दूरी कितनी हो जाएगी ईंधन खत्म होने पर, s बराबर क्या होता है ut प्लस 1/2 GT²। तो यहाँ पे देखिए u हमारा 0 है गुणा t और प्लस 1/2, g हमारा 10 है और t हमारा 60 है। तो यहाँ पे 60 गुणा 60, 2 से काटा वही है, फिर आएगी 18,000। तो 18,000 और 18,000 अधिकतम ऊंचाई कितनी आ गई 36,000, 18 दूनी 36। तो अधिकतम ऊंचाई क्लियर कितनी आएगी, अधिकतम ऊंचाई कितने तक जाएगा 36,000 मीटर तक जाएगा। अब हमें निकालना है यहाँ तक समय, इसको 1 मिनट लग गया था, यहाँ तक 1 मिनट। अब ये जब ये पूरी दूरी यहाँ से आएगा स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाएगा, अब यहाँ से तो ये गिरेगा, जी के अधीन गिरेगा, स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगा। अब इसकी हम जो समय निकालेंगे उसको देखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जब ये 36,000 से नीचे गिरेगा तो सीधा आएगा, कितना समय लगेगा उसको और निकालते हैं, ठीक है। तो अब ईंधन समाप्त होने पर, ईंधन समाप्त होने पर समय, बेटा ईंधन समाप्त हो जाएगा तो उसको दूरी कितनी चलनी पड़ेगी, सीधा यहाँ से गिरेगा 18,000, 18,000 कितना हो जाएगा टोटल 36,000। तो अब हमें समय निकालना है, तो s बराबर स्वतंत्रता पूर्वक जाएगा GT²। तो यहाँ कितना है 36,000 बराबर 1/2, g मेरे पास 10 है और t², 1 0 से 1 0, 36 दूनी 72, 7200 t² बराबर 7200, t बराबर √72। √72 की यदि मैं वैल्यू निकालूं तो मेरे पास आएगा मेरे ख्याल से 8.4 और ये 100 का निकालूंगा तो 10, तो t बराबर लगभग आ जाएगा 84 सेकंड। 84 सेकंड ये आया मेरे पास, 60 सेकंड ये था मौजूद मेरे पास, 60 सेकंड ये था। कुल समय कितना आ जाएगा, कुल समय कितना आ जाएगा 60 प्लस 60 और प्लस का 84, जोड़िए कितना हो रहा 4, 8 6 14 और 14 6 20, 204, ठीक है, जोड़िए अच्छे से, यही आएगा 204 सेकंड। तो टोटल समय उसको 204 सेकंड का लगेगा और दूरी वो 36,000 मीटर चलेगा, ठीक है। जो बुक में जो आंसर आ रहा है उसको बेटा कर लीजिए कट, ठीक है, इसके अधीन जाएगा, ऐसे चलेगा वो और यही हमारा आंसर्स होगा, ठीक है। 1800 और ये हमारा 204 सेकंड, ये 84, ये 204 आ गया ना, क्लियर। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर देखते हैं अगला। चलिए बेटा इसके बाद के जो सवाल हैं छोटे छोटे, जैसे x बराबर दिया है 2t प्लस 3t², तो इसका करना है अवकलन। अब अवकलन आप लोगों को आते नहीं है, इसलिए एक काम कीजिएगा, जो अगला पाठ है माध्य गणित है शायद उसका नाम, तो जब हम उसको लगाएंगे तो ये सवाल तुम्हें चुटकियों में बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बाद में लगाएंगे, नहीं तो अवकलन करना है, अवकलन करते बनता होगा तो उसको एक ही लाइन में बन जाएगा। और इसके जो आगे के सवाल हैं, जो हाई स्कूल में मैथ की बुक पढ़ी होगी उसमें सापेक्ष चालें निकालते थे, ए के सापेक्ष बी की चाल, नदी धारा, ये कुछ उसी टाइप के सवाल हैं। इसके बाद हम देखते हैं सीधा 21वां सवाल, ठीक है। 21 में एक लड़के ने मुझसे पूछा था सर 21 में बता दीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा है 2 रेलगाड़ियाँ हैं,
ए तथा बी, जिसमें प्रत्येक की लंबाई 100 मीटर है और दो समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में गतिशील है। मतलब दो इस टाइप की कुछ रेलगाड़ियां हैं, एक ये है रेलगाड़ी सपोज कर लो, एक ये है, विपरीत दिशाओं में ये गतिशील है, तो हमने विपरीत दिशा में गतिशील कर दी, एक इस साइड जा रही है तो दूसरी इस साइड जा रही है। क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं, कह रहा है 100 मीटर लंबाई की है, तो ये 100 मीटर की है और ये भी 100 मीटर की है। क्लियर। अब हमने आगे पढ़ा, कह रहा है जब इन ड्राइवर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो उस समय इनके वेग और त्वरण क्रमशः 60, देखो पहली रेलगाड़ी का वेग है वो 60 किलोमीटर पर आवर और त्वरण है वो 0.3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। इसी प्रकार इसका 30 मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पे दिया गया है, सॉरी यहाँ पे जो किलोमीटर है और ये मीटर, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, km प्रति हावर्स, और ये है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो कह रहा है गणना कीजिए रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेंगी। ठीक है। तो हमें ये बताना है कि जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो कितना समय। देखिए सापेक्ष चाल से यदि मैं लगाऊं या आपेक्षिक वेग, तो आपेक्षिक वेग में देखिए मैंने लिखवाया हुआ था क्या, जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो दोनों वेगों को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो आपेक्षिक वेग कितना हो जाएगा 60 प्लस 30 अर्थात 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और त्वरण की बात करूं तो त्वरण भी विपरीत दिशा में, तो वो भी जुड़ेगा 0.2 कितना आएगा 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए ज़रा, क्या आता है 90 है, 5/18 का गुणा कीजिए, 18 पंचे 90। ठीक है। कितना आ गया 25 मीटर प्रति सेकंड। तो ये 25 मीटर प्रति सेकंड हम वेग लगाएंगे, इतना त्वरण लगाएंगे। दूरी देखिए कितनी चलेगा, जब एक दूसरे ड्राइवर को पार करेगा तो 100 तो ये चलेगा और 100 ये चलेगा, अर्थात कुल दूरी कितनी चल जाएगा, कुल दूरी 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा टोटल 200 मीटर। अब लगा लीजिए और क्या निकाल लीजिए, समय निकाल लीजिए। ठीक है। तो अब हम लोग आराम से लगा सकते हैं, दूरी हमें मालूम है, समय निकालना है, चाहे जैसे लगा लीजिए। देखना S बराबर ut प्लस 1/2 GT²। ठीक है। यहाँ सॉरी जी नहीं लगेगा, यहाँ ए लगेगा। S कितनी चल रहा है 200, u कितना है 25 और t निकालना है और प्लस 1/2, a कितना है 0.5 और यहाँ t², दशमलव हटाई 0 बढ़ाई, 5 दूनी 10, कितना आ गया 4। 200 बराबर 25t प्लस का t²/4, एक लगा के एलसीएम लेंगे तो 200 बराबर 100t प्लस t²/4, एक लगा के कैंची गुणा तो हमारे पास आ जाएगा t² प्लस का 100t, और ये 800 जब बनेगा इस साइड लाएंगे तो माइनस का 800 बराबर 0। ये एक मेरा द्विघात समीकरण है। इसको जैसे ही अपन लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास t बराबर आ जाएगा 7.44। चलिए लगाते हैं द्विघात समीकरण, t बराबर -b तो -100 प्लस माइनस √b² मतलब 10,000 -4ac, a का मान 1, c का मान माइनस का 800। ठीक है। अपॉन में 2a, 2 × a, तो t बराबर मेरे पास आ जाएगा माइनस का 100 प्लस माइनस √। ठीक है। 10,000 और माइनस प्लस, और जी कितना हो गया 3200। 10,000 और 3200 को जोड़िए, जी आ गया मेरे पास 10,000 और जी आ गया 3200, तो कितना आ जाएगा 13,120। ठीक है। और बटे में 2, तो t बराबर आ जाएगा -100 प्लस माइनस √, इसको जोड़िए तो 13200 अपॉन में 2। जब इसका अपन लोग सॉल्यूशन करेंगे या इसका वर्गमूल लेंगे तो शायद मेरे ख्याल से आएगा माइनस का 100 प्लस माइनस कितना आएगा इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल आएगा मेरे ख्याल से 114.1
114 या 114 कुछ आएगा, ठीक है, 114.88 आएगा सपोज कर लो, ठीक है, अपॉन में 2। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा t बराबर 100, घटाएंगे प्लस का साइन लेंगे, माइनस का ले नहीं सकते क्योंकि माइनस में समय होता नहीं है, तो 114 में से 100 घटाएंगे तो 14.88/2, और जब 2 से भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.44 सेकेंड, ठीक है। तो चलिए, एक ये था सवाल, ये भी काफ़ी अच्छा था, टफ था, तो इसको भी कॉपी कीजिए। अब हम कल से लगाएंगे अगला लेसन। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।